कहानी जिनलिंग गार्डन में तनावपूर्ण माहौल के साथ शुरू होती है, जहां झांग शिंग तियान्यान सेक्ट का शिष्य जू चेन की कविता से उत्पन्न साहित्यिक ऊर्जा को देखकर आता है। वो पूछता है कि क्या ये ऊर्जा प्रांत सन्नाद रचना का परिणाम है और अनुमान लगाता है कि शायद ये हुओ परिवार का कोई कृति हो। जब उसे पता चलता है कि ये जू चेन ने लिखी है, वो हैरान हो जाता है और कहता है कि दिखने में साधारण लगने वाला ये विद्वान ऐसी कृति कैसे बना सकता है। वो जू चेन से पूछता है कि क्या वो अपनी क्रेन स्पिरिट, कविता आत्मा बेचने को तैयार है। जू चेन विनम्रता से इनकार करता है, लेकिन भीड़ में हलचल मच जाती है। लोग कहते हैं कि केवल प्रांत सन्नाद कविताएं ही कविता आत्माएं उत्पन्न कर सकती है और पूरे राजवंश में ऐसी कविताएं बहुत कम है। ये एक अनमोल खजाना है जो किसी कन्फ्यूशन विद्वान के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। झांग शिंग अपनी कीमत बताने की पेशकश करता है, लेकिन जू चेन स्पष्ट रूप से कहता है कि ये उसकी पहली कविता आत्मा है और वह इसे नहीं बेचेगा। झांग शिंग नाराज हो जाता है और धमकी देता है, कहता है कि तियान्यान सेक्ट इसे चाहता है। वो जू चेन को चेतावनी देता है कि क्या वो उसकी और सेक्ट की मांग को ठुकराने की हिम्मत करेगा। भीड़ में लोग फुसफुसाते हैं कि झांग शिंग अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहा है। हुओ जिहाओ गुस्से में सोचता है कि वो खुद जू चेन से उगाही करने वाला था और झांग शिंग उससे पहले कैसे आ गया। दादी झांग मन फैसला करती है कि झांग शिंग ने उसके मालिक को धमकी दी है और उसे सही समय पर उसका और उसके पूरे परिवार का खात्मा करना होगा। शहर का लॉर्ड हस्तक्षेप करता है और झांग शिंग को डांटता है कि वह जिनलिंग के विद्वान को धमकाने की हिम्मत कैसे कर सकता है। झांग शिंग सफाई देता है कि वो धमकी नहीं दे रहा, बल्कि कविता आत्माएं राक्षसों को दबाने में मदद करती है और तियान्यान सेक्ट, जो राजवंश का हिस्सा है, अक्सर राक्षसों से लड़ता है। लेकिन निंग युएर उस पर लालच का आरोप लगाती है। झांग शिंग जू चेन को 3 दिन का समय देता है कि वो अपने अध्ययन कक्ष के बारे में सोच ले जो हॉर्स गैंग के क्षेत्र में है। वो ये भी कहता है कि वो उस रहस्यमयी विशेषज्ञ जू चेन की तलाश कर रहा है जिसने हॉर्स गैंग के नेता को मारा, और सभी से इस संदेश को फैलाने के लिए कहता है कि वो समय पर सामने आए। जू चेन बिना रुके जवाब देता है कि उसे सोचने की जरूरत नहीं, वो अभी जवाब दे सकता है। वो इनकार करता है। वो दोहराता है, मैं इनकार करता हूं। झांग शिंग गुस्से में कहता है कि जू चेन को अब अपने अध्ययन कक्ष की चिंता नहीं करनी चाहिए। निंग जू चेन का समर्थन करता है और कहता है कि अगर जू चेन के पास रहने की जगह नहीं होगी तो वो उसके घर आ सकता है। झांग शिंग उसे चुनौती देता है कि अगर वो ऐसा करने की हिम्मत करता है तो वह देखेगा। दोनों के बीच तनाव बढ़ जाता है और झांग शिंग कहता है, ठीक है, फिर इंतजार करते हैं और देखते हैं। शियाओ डोंग मन संकल्प लेता है कि उसे झांग शिंग को मारना होगा। हुओ जिहाओ, जो जू चेन को नीचा दिखाने की कोशिश करता है, गुस्से में कहता है कि जू चेन खुद को बहुत ऊंचा समझता है। निंग जू चेतावनी देता है कि झांग शिंग बदला लेने के लिए कुख्यात है और जू चेन को सावधान रहना चाहिए। वो सुझाव देता है कि अगर जू चेन नरमी दिखाए और अपनी गलती माने तो वो एक सहपाठी होने के नाते उसकी मदद कर सकता है। लेकिन जू चेन शांति से इनकार करता है और कहता है कि वह जा रहा है। वो हुओ जिहाओं के तानों को नजरअंदाज कर चला जाता है, जिससे हुओ गुस्से में उसे अपमानजनक कहता है। निंग युएर अपने पिता, शहर के लॉर्ड, से पूछती है कि उन्होंने जू चेन की मदद क्यों नहीं की। लॉर्ड जवाब देता है कि वे तियान्यान सेक्ट को नाराज नहीं कर सकते क्योंकि उनकी ताकत बहुत बड़ी है। इस बीच दादी झांग लिन वानक्यू को जिनलिंग गार्डन की घटनाओं की जानकारी देती है। वो बताती है कि जू चेन ने एक राज्य सन्नाद कविता रची जिससे क्रेन स्पिरिट उत्पन्न हुई और सभी को चौंका दिया। लिन वानक्यू हैरान होकर कहती है कि क्या उसका मूर्ख पति इतना प्रतिभाशाली है। दादी झांग आगे बताती है कि तियान्यान सेक्ट का कोई व्यक्ति जू चेन को परेशान कर रहा है और उसने उस रहस्यमयी विशेषज्ञ जू चेन को निमंत्रण भेजा है। लिन वानक्यू आदेश देती है
कि भविष्य में ऐसी छोटी बातों की सूचना देने की जरूरत नहीं है, और अगर कोई दुर्भावना का संकेत दिखे तो उसे सीधे नष्ट कर देना है। वो कहती है कि उस रात अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके दो लक्ष्यों, झांगशिंग और रहस्यमयी विशेषज्ञ को खत्म करना चाहती थी। जब दादी झांग अपनी पूरी ताकत की बात करती है तो लिन वानक्यू उसे ऐसा करने की अनुमति देती है, लेकिन चेतावनी देती है कि कोई निशान नहीं छोड़ना है। दृश्य जू चेन के घर में बदलता है, जहां वो, लिन वानक्यू और शियाओ डोंग रात का खाना खा रहे हैं। शियाओ डोंग लिन वानक्यू के खाने की तारीफ करता है, कहता है कि ये दुनिया में सबसे स्वादिष्ट है। लिन वानक्यू हंसते हुए उसे और खाने के लिए कहती है। दादी झांग विदा लेती है और शियाओ डोंग अपनी दोहरी पुतलियों से लिन वानक्यू को देखता है। वो चौंक जाता है, ये महसूस करते हुए कि वो एक महान राक्षस है। वो सोचता है कि वो उसका उपयोग अवसर हासिल करने के लिए कर सकता है और बाद में उसे कुछ लाभ दे सकता है। खाने के बाद शियाओ डोंग कहता है कि वो भर गया है और आराम करने जा रहा है, लेकिन वो वास्तव में अपने निजी काम निपटाने के लिए बाहर निकलता है। जू चेन लिन वानक्यू के खाने की तारीफ करता है, कहता है कि उसकी भूख बढ़ रही है। तभी वो गलती से कुछ गिरा देता है और लिन वानक्यू उसे लापरवाह कहकर चिढ़ाती है। वो तेजी से उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन अचानक रुक जाती है, ये महसूस करते हुए कि वो अपनी ताकत का खुलासा नहीं कर सकती। वो जू चेन से पूछती है कि क्या वो ठीक है। लिन वानक्यू सोचती है कि उसने लगभग उसे पकड़ लिया था। जू चेन लिन वानक्यू को आश्वस्त करता है कि वो ठीक है, जब वो गलती से एक कीमती चीनी मिट्टी का कटोरा तोड़ देता है। वो उसे जल्दी खाना खाने और नहाने के लिए कहती है, ये कहते हुए कि दिन में 3 भोजन जरूरी है। शियाओ डोंग, जो अपनी दोहरी पुतलियों के साथ पहले ही लिन वानक्यू को एक महान राक्षस के रूप में पहचान चुका है, दादी झांग का पीछा करता है। उसे लगता है कि दादी झांग रहस्यमयी है और उसका पीछा करने से परेशानी हो सकती है। कि दादी झांग सोचती है कि शियाओ डोंग को सबक सिखाना चाहिए। दादी झांग को पता चल जाता है कि शियाओ डोंग उसका पीछा कर रहा है और वो उसे शरारती बच्चा कहकर उसका मजाक उड़ाती है। वो अचानक गायब हो जाती है, जिससे शियाओ डोंग हैरान हो जाता है। वो सोचता है कि क्या वो उसके साथ लुकाछिपी खेल रही है। अपनी सम्राट जैसी गुणवत्ता के साथ वो दादी झांग को वश में करने और उसे अपने लिए काम करने का मन बनाता है। दादी झांग अचानक प्रकट होती है और शियाओ डोंग को पकड़ लेती है। वो पूछती है कि वो क्या सजा देगी, और शियाओ डोंग, जो खुद को सम्राट कहता है, उसे डांटता है कि वो उसका अपमान कैसे कर सकती है। वो कहता है कि अगर वो अपनी पहचान उजागर करने से नहीं डरता तो पिछली रात उसकी मृत्युदंड की तारीख होती। वो घोषणा करता है कि वो इस जगह को छोड़कर अवसर तलाशेगा और अपनी खेती को बेहतर करेगा। जू चेन उसके बैग की जांच करता है और पूछता है कि वो क्या छिपा रहा है। शियाओ डोंग इनकार करता है, लेकिन जू चेन उसका बैग छीन लेता है, जिसमें गोल्डन पीस ब्रोच जैसे कीमती सामान मिलते हैं। शियाओ डोंग डर जाता है कि उसकी चोरी का खुलासा हो जाएगा। वो जू चेन से शिकायत करता है कि दादी झांग ने उसे रात में पीटा, खासकर उसके नितंबों पर, और ये अपमान जू चेन के चेहरे पर थप्पड़ जैसा है। वो कहता है कि वह इस छोटी सी बात के लिए घर छोड़कर भागना चाहता था। जू चेन शियाओ डोंग को डांटता है और कहता है कि वो वापस जाकर पढ़ाई करे, वरना वह भी उसकी पिटाई करेगा। जू चेन राहत महसूस करता है कि शियाओ डोंग उसकी जान से प्यारी किताबें ले नहीं पाया। डोंग गुस्से में सोचता है कि ये लोग उसे सम्राट के जाने से रोक रहे हैं, लेकिन वो जल्द ही घर छोड़कर भागेगा। वो ये भी सोचता है कि उछल कूद करने वाला जोकर, संभवतः झांगशिंग, को अब ठिकाने लगाने का समय आ गया है। झांगशिंग और उसके गुर्गे उस रहस्यमयी विशेषज्ञ जू चेन का इंतजार कर रहे हैं, जिसने हॉर्स गैंग के नेता मा यिमिंग को मारा था। झांगशिंग के आदमी सतर्क है और रात का हाई समय, रात 9 से 11 बजे नजदीक है। एक गुर्गा पूछता है कि क्या वह विशेषज्ञ आएगा।
झांग शिंग कहता है कि उसे नहीं पता, लेकिन दूसरा गुर्गा अनुमान लगाता है कि वो शायद आने की हिम्मत नहीं करेगा। वो कहता है कि अगर विशेषज्ञ नहीं आया तो लोग सोचेंगे कि वो हॉर्स गैंग से डर गया, जिससे गैंग की प्रतिष्ठा बहाल हो जाएगी और वो पहले से ज्यादा प्रसिद्ध हो जाएगा। झांग शिंग जवाब देता है कि रात बेकार नहीं गई, क्योंकि ये उनकी योजना का हिस्सा है। झांग शिंग जू चेन के बारे में सोचता है, जिसने एक शियुकाई होने के बावजूद उसका अपमान किया। वो कहता है कि वो देखना चाहता है कि क्या जू चेन में वाकई कोई ताकत है। वो अपने गुर्गों को आदेश देता है कि कल जू चेन का अध्ययन कक्ष जब्त कर लें। एक गुर्गा टिप्पणी करता है कि जू चेन की हाल ही में शादी हुई है और उसकी पत्नी बहुत सुंदर है। वो कहता है कि वह जू चेन को झांग शिंग को नाराज करने की सजा देगा। तभी अचानक हंगामा मच जाता है। रहस्यमयी विशेषज्ञ टूटकर अंदर आ गया है। झांग शिंग और उसके आदमी हैरान है। विशेषज्ञ जू चेन, जो अपनी पहचान छिपाए हुए है, कहता है कि उसने सुना था कि वे उसे ढूंढ रहे हैं, इसलिए वो आ गया। झांग शिंग उसका मजाक उड़ाता है, कहता है कि उसने सोचा था कि मां यिमिंग को मारने वाला कोई साहसी व्यक्ति होगा, लेकिन ये तो एक कायर है जो अपनी पहचान छिपाता है। वो हंसते हुए कहता है कि यह मूर्खतापूर्ण है कि वह यहां आया, क्योंकि उन्होंने एक अभेद्य जाल बिछाया है। जू चेन जवाब देता है कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि आज झांग शिंग एक कायर के हाथों मरेगा। वो कहता है कि वो न केवल अहंकारी है, बल्कि बहुत क्षमाशील भी है, और वो झांग शिंग को अपनी अंतिम बातें कहने के लिए आधे अगरबत्ती, लगभग 15 मिनट का समय देता है। झांग शिंग गुस्से में जू चेन को नष्ट करने का आदेश देता है। लड़ाई शुरू होती है और जू चेन अपनी ताकत दिखाता है। झांग शिंग के गुर्गे कहते हैं कि उसके पास कुछ ताकत है, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। झांग शिंग जू चेन को खेलने का फैसला करता है, लेकिन जल्द ही उसे एहसास होता है कि जू चेन की शक्ति बहुत गहरी है। वो पूरी तरह से उसकी ताकत का अंदाजा नहीं लगा पाता। एक गुर्गा सोचता है कि जू चेन झांग शिंग की शक्ति से डरकर स्थिर हो गया है, लेकिन जू चेन अचानक हमला करता है, जिससे सभी हैरान रह जाते हैं। वो कहता है कि झांग शिंग के पास अब केवल 30 सांसें बची है। जैसे ही झांग शिंग और उसके आदमी जू चेन की शक्ति को महसूस करते हैं, वो आदेश देता है कि सभी मिलकर उस पर हमला करें। झांग शिंग और उसके गुर्गे रहस्यमयी विशेषज्ञ जू चेन को घेर लेते हैं, ये सुनिश्चित करने के लिए कि वो भाग न सके। झांग शिंग ताने मारता है कि जब बारिश होती है तो मां अपनी बेटी की शादी कराना चाहती है, और चूंकि जू चेन खुद मौत को बुला रहा है तो वो उसकी इच्छा पूरी करेगा। वो अपने लोगों को हमला करने का आदेश देता है। जू चेन तेजी से जवाब देता है और एक ही प्रहार में कई गुर्गों को ढेर कर देता है। भीड़ में हलचल मच जाती है, क्योंकि ये सिर्फ एक प्रहार था। वो अगले दुश्मन की ओर बढ़ता है। इस बीच उसकी स्थिति का खुलासा होता है। पहचान, खोया हुआ राजकुमार, खेती, फाउंडेशन बिल्डिंग 9वां स्तर, कन्फ्यूशियनवाद, 5वीं श्रेणी का साहित्यिक महल 1 से 9 तक रैंक किया जाता है। एक सबसे उच्च और 9 सबसे निम्न, बदले की प्रगति 2%। सिस्टम नोट करता है कि ये जू चेन की आभा को छिपाने में मदद करता है, जब तक कि वो स्वयं अपनी खेती या साहित्यिक ऊर्जा को प्रदर्शित न करे। उसकी ताकत बढ़ने का संकेत मिलता है, जिससे झांग शिंग और उसके आदमी हैरान रह जाते हैं। झांग शिंग गुस्से में जू चेन को अहंकारी कहता है। वो तियानयान सेक्ट की ग्रेट सन रिंग का उपयोग करता है, जिसमें एक उच्च रैंक बौद्ध भिक्षु द्वारा लगाया गया प्रतिबंध है। वो ताने मारता है कि जू चेन इसे रोक नहीं सकता, लेकिन जू चेन शांति से कहता है कि वह देखेगा। वो एक प्रहार से रिंग की शक्ति को नष्ट कर देता है, फिर दूसरा और तीसरा प्रहार करता है। झांग शिंग हैरान होकर पूछता है कि वह इसे एक प्रहार में कैसे नष्ट कर सकता है, और क्या वो गोल्डन कोर रियल्म का मास्टर है। जू चेन जवाब देता है कि उसकी पहचान महत्वपूर्ण नहीं है और आधे अगरबत्ती का समय खत्म हो गया है। वो झांग शिंग को आंखें बंद करने के लिए कहता है। झांग शिंग गुस्से में चिल्लाता है कि जू चेन खुद को यमराज समझता है।
जो उसकी जिंदगी और मौत का फैसला कर रहा है। वो ग्रेट सन रिंग को विस्फोट करने की कोशिश करता है, लेकिन जू चेन की तलवार की ताकत इसे बेअसर कर देती है। वो सोचता है कि क्या तियान्यान सेक्ट का बौद्ध सेक्ट से कोई संबंध है, क्योंकि ये बौद्ध हथियार काफी शक्तिशाली है। वो रिवर्स विंड स्लैश का उपयोग करता है और झांगशिंग पर अंतिम हमला करता है। झांगशिंग चिल्लाता है कि वो हार नहीं मानेगा और उसे इसकी स्वीकृति नहीं है, लेकिन जू चेन उसे कहता है कि अगले जन्म में कम पाप करे। झांगशिंग की हार हो जाती है और लड़ाई खत्म हो जाती है। जू चेन चिल्लाता है, बाहर आओ, संभवतः ये संकेत देते हुए कि वो जानता है कि कोई और उसे देख रहा है या कोई और खतरा बाकी है। जू चेन रहस्यमयी विशेषज्ञ के रूप में बाहर आओ चिल्लाता है। एक रहस्यमयी शख्सियत सामने आती है जो जू चेन की अथाह ताकत की तारीफ करती है। जू चेन सोचता है कि क्या झांगशिंग राक्षसों के साथ मिला हुआ था। ये शख्सियत जू चेन को दो विकल्प देती है, या तो वो उसका अनुसरण करे या फिर उसकी अधीनता स्वीकार करे। जू चेन हैरान होकर सोचता है कि क्या ये कोई राक्षस राजा हो सकता है। जू चेन इन दोनों विकल्पों को ठुकरा देता है और तीसरा रास्ता चुनता है। वो उस शख्सियत को मारने का फैसला करता है। वो हमला करता है, लेकिन शख्सियत उसे एक साधारण खेती करने वाला कहकर उसका मजाक उड़ाती है और कहती है कि वो उसका मुकाबला नहीं कर सकता। जू चेन तेजी से हमला करता है, लेकिन उसकी छवि केवल एक अवशेष आफ्टरइमेज निकलती है। शख्सियत को खतरा महसूस होता है और वह जवाबी हमला करती है। जू चेन सोचता है कि यह राक्षस राजा वाकई शक्तिशाली है। शख्सियत कहती है कि चूंकि जू चेन मरना चाहता है तो वो उसकी इच्छा पूरी करेगी और उसका दिल एक नाश्ते के रूप में इस्तेमाल करेगी। लड़ाई तेज हो जाती है और जू चेन की ताकत शख्सियत को चौंका देती है। वो और जोरदार हमले करती है, लेकिन जू चेन उसकी रक्षा को तोड़ने में कामयाब होता है। वो पूछता है कि उसका तियान्यान सेक्ट से क्या संबंध है। शख्सियत जवाब देती है कि उसका तियान्यान सेक्ट से कोई संबंध नहीं है। वो बताती है कि उसे जू चेन से निपटने का कारण सरल है। उसके गुरु ने कहा था कि जिनलिंग सिटी में कोई अस्थिर तत्व नहीं होना चाहिए, इसलिए जू चेन को खत्म करना जरूरी है। जू चेन को शख्सियत की आकृति कुछ जानी पहचानी लगती है, जैसे कि दादी झांग। वो उसका मुकाबला करता है और शख्सियत हैरान होकर पूछती है कि वो गोल्डन कोर रियल्म तक पहुंचे बिना इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है। जू चेन उसकी असली पहचान देखने की कोशिश करता है, जिससे शख्सियत गुस्से में चिल्लाती है कि क्या वो ऐसा करने की हिम्मत करेगा। जू चेन जवाब देता है कि वो देखेगा कि क्या वो हिम्मत करता है। जू चेन उसकी असली पहचान उजागर करता है और चौंक जाता है, क्योंकि ये एक युवा महिला है। वो गुस्से में चिल्लाती है कि जो कोई भी उसके असली चेहरे को देखता है उसे मरना होगा। वो जू चेन को मारने की धमकी देती है। जू चेन जवाब देता है कि उसके सामने सभी दुष्ट राक्षस समान हैं और उसकी सुंदरता उसे नहीं बचाएगी। लड़ाई के बीच अचानक एक शक्तिशाली साहित्यिक ऊर्जा प्रकट होती है। महिला राक्षस डर जाती है, ये महसूस करते हुए कि एक महान कन्फ्यूशन विद्वान वहां मौजूद है। वो सोचती है कि अगर उसकी पहचान उजागर हो गई तो ये अंतहीन परेशानी का कारण बनेगा और उसे तुरंत भागना होगा। वो लिन वानक्यू को जिनलिंग सिटी में महान कन्फ्यूशन विद्वान की मौजूदगी के बारे में बताने का फैसला करती है। एक कन्फ्यूशन विशेषज्ञ जिसका नाम चेन वेनबिन है और जो कन्फ्यूशियनवाद के 8 महान गुरुओं में से एक है, प्रकट होता है। वो हेवनली ब्रश का उपयोग करके राक्षस को नष्ट करने के लिए राक्षस भगाओं का आदेश देता है। महिला राक्षस इस हमले से बच नहीं पाती और चिल्लाती है कि वो हार नहीं मानेगी। वो कन्फ्यूशन विद्वान को कोसती है, लेकिन अंत में नष्ट हो जाती है। जू चेन, जो पहले ही भाग चुका था, सोचता है कि वो भाग्यशाली था कि समय पर निकल गया, वरना वह भी खतरे में पड़ सकता था। वो नोट करता है कि चेन वेनबिन न केवल एक कन्फ्यूशन विशेषज्ञ है, बल्कि एक खेती विशेषज्ञ भी है, जो कम से कम हृदय पोषण रियल्म, हार्ट नर्चरिंग रियल्म में है। ये रियल्म तब प्राप्त होता है जब साहित्यिक महल को नूवी रैंक तक शुद्ध किया जाता है।
जू चेन उस महिला राक्षस के 9 पूंछ वाले लोमड़ी रक्तवंश 9-tailed फॉक्स ब्लड लाइन पर विचार करता है, जो असामान्य है। वो सोचता है कि उसका तियान्यान सेक्ट से क्या संबंध हो सकता है। वो निष्कर्ष निकालता है कि उसे तियान्यान सेक्ट से शुरुआत करनी होगी, क्योंकि उसकी बदले की प्रगति अभी 5% से थोड़ी कम है। वो समय को देखता है और महसूस करता है कि देर हो रही है। उसे डर है कि अगर वो जल्दी घर नहीं लौटा तो लिन वानक्यू चिंतित हो जाएगी। जू चेन घर लौटता है और लिन वानक्यू उससे पूछती है कि वो इतनी देर से कहां से आ रहा है। वो मजाक में पूछती है कि क्या वो नर्तकियों के साथ शराब पी रहा था। जू चेन हंसते हुए इनकार करता है, कहता है कि उसे नर्तकियों के साथ शराब पीना पसंद नहीं है। लिन वानक्यू उसकी बात पर शक करती है, लेकिन बात हंसी मजाक में खत्म हो जाती है। लिन वानक्यू उससे मजाक में पूछती है कि वो पहले वैश्यालयों में संगीत सुनने क्यों जाता था। वो सोचता है कि पहले वो बिना सवाल के बाहर जाता था, लेकिन आज क्या हो गया। उसे शक होता है कि ये शियाओ डोंग की शरारत हो सकती है। शियाओ डोंग, जो पास में है, जो चेन को धमकी देता है कि अगर उसने उसे जाने नहीं दिया तो वो उसका जीना मुश्किल कर देगा। लिन वानक्यू गंभीर होकर पूछती है कि क्या यह सच है कि जू चेन हुओ जिहाओं के साथ इंपीरियल परीक्षा के स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहा है। जू चेन आत्मविश्वास से कहता है कि वो निश्चित रूप से जीतेगा और लिन वानक्यू को शीर्ष विद्वान की पत्नी बनाएगा। लिन वानक्यू चिंतित होकर कहती है कि इस प्रतियोगिता में राक्षस दमन शामिल है, जो बहुत खतरनाक है। वो सोचती है कि जू चेन को इस खतरे का अंदाजा नहीं है और उसने हुओ जिहाओं के साथ इतनी जल्दबाजी में प्रतिस्पर्धा स्वीकार कर ली। जू चेन उसे आश्वस्त करता है कि वो इस बार इंपीरियल परीक्षा का स्थान जरूर हासिल करेगा। दादी झांग आती है और बताती है कि गर्म पानी तैयार है। लिन वानक्यू जू चेन को नहाने के लिए कहती है, मजाक में जोड़ते हुए कि वो खुद को अच्छे से साफ करे। जू चेन सोचता है कि वो अभी एक बड़ी लड़ाई से लौटा है और अब घर में एक और लड़ाई का सामना करना पड़ रहा है। वो थकान महसूस करता है। दृश्य बदलता है, जहां दादी झांग लिन वानक्यू को जिनलिंग रेस्तरां की घटनाओं की जानकारी देती है। वो बताती है कि रहस्यमयी मार्शल आर्ट्स विशेषज्ञ जू चेन वाकई झांग शिंग से मिलने गया और उसे मार डाला। लिन वानक्यू हैरान होकर पूछती है कि इतनी विशाल साहित्यिक ऊर्जा का क्या मतलब है। दादी झांग बताती है कि उस विशेषज्ञ ने उसे भी हरा दिया और फिर एक हृदय पोषण रियल्म, हार्ट नर्चरिंग रियल्म का महान कन्फ्यूशन विद्वान प्रकट हुआ, जिसने उसके एक क्लोन को नष्ट कर दिया। लिन वानक्यू चौंक जाती है कि जिनलिंग सिटी में ऐसा कन्फ्यूशन विशेषज्ञ मौजूद है। वो आदेश देती है कि इसकी जांच की जाए कि वो कौन है और उसका उद्देश्य क्या है। लिन वानक्यू दादी झांग के प्रदर्शन से असंतुष्ट है, ये कहते हुए कि इतने छोटे शहर में वो एक क्लोन खो बैठी। वो चेतावनी देती है कि वो 6 राक्षस राजाओं को बुला सकती है, जो शायद दादी झांग से ज्यादा उपयुक्त होंगे। दादी झांग माफी मांगती है, कहती है कि उसने अपनी खेती को 1% से कम सील कर रखा था ताकि उसकी पहचान उजागर न हो। वो एक और मौका मांगती है और लिन वानक्यू उसे चेतावनी देती है कि ऐसा दोबारा न हो। इस बीच जिनलिंग सिटी में अफवाहें फैल रही है कि झांग शिंग मारा गया। लोग हैरान हैं क्योंकि वह तियान्यान सेक्ट का शीर्ष शिष्य था। वे अनुमान लगाते हैं कि ये वही रहस्यमयी विशेषज्ञ हो सकता है। कुछ कहते हैं कि एक बड़ी आग के बाद झांग शिंग का शव जलकर अपरिचित हो गया था और कप्तान झांग ने खुद शव की जांच की। लोग इस विशेषज्ञ की तारीफ करते हैं, सोचते हैं कि शायद वो कोई छिपा हुआ विशेषज्ञ है, लेकिन उसकी पहचान अभी भी अज्ञात है।